अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी ज़राअत के हवाले से उस तरीके से मुतमिन नहीं हैं जिस तरह होना चाहिए, और आज भी हम अपनी खुराक के हवाले से नेट इम्पोर्टर हैं। इसकी वजह क्या है? दूसरी सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो यूरिया का मसला बना हुआ है, जिसके अंदर किसान जो हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं। ज़ाहिर है इस बात की वजाहत की गई थी कि ये मामला जो है ये सर उठाएगा और ये ज़रूरत जो है वो पूरी होनी चाहिए। 6.5 जो टन है उसका ये अंदाज़ा लगाया गया था, लेकिन ज़ाहिर है कि पैदावार उस तरीके से नहीं हो पाई, एक फ़र्क भी रहा। लेकिन उसके साथ साथ जो देखने की बात यह है कि पाकिस्तान का जो काबिल काश्त रकबा है वो तो बड़ा नहीं है, और यूरिया की डिमांड जो है वो क्यों इस तरीके से जो है वो बढ़ गई। फिर एक फैक्टर ये भी सामने आया कि जी बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर यूरिया की कीमतें जो हैं तकरीबन 5 गुना ज़्यादा हैं, लिहाजा स्मगलिंग हो जाती है और उसकी वजह से ये सारी सूरत हाल जो है वो दरपेश है। अगर स्मगलिंग होती है तो उसका फिर मैनेजमेंट जो है और उसकी गवर्नेंस जो है वो किसकी ज़िम्मेदारी है। दूसरा बात ये सामने आई कि जी अफ़गानिस्तान जो है उसको भी हमारी ये यूरिया जो है वो जा रही है, तो अगर ये मामला है तो फिर उसका सदेबाब करना जो है वो भी किसका काम था। ज़ाहिर है कि गैस यूरिया की जो पैदावार है उसके लिए गैस की ज़रूरत है, और गैस की किल्लत जो है वो भी सारे मामले के अंदर आड़े आ रही है, और जो 30,000 टन का जो एक गैप था वो बढ़कर जो है फिर 2 लाख टन तक जा पहुंचा। और आज ये सूरत हाल है कि जो ख़रीफ़ की फ़सल है वो मुतासिर होने जा रही है, और अगर वो मुतासिर होती है और अगर ये सिलसिला इसी तरीके से चलता है तो फिर मामलात जो हैं वो ज़ाहिर है कि दूसरी फसलों पर भी पड़ेंगे। फिर गन्ना है, फिर दालें हैं, उनकी क्या सूरत हाल होती है। फिर ये बात भी कही गई कि हम लोगों ने जो गैर मौसमी हमने तजर्बे कर रहे हैं अपनी इजनास के हवाले से, उसके लिए यूरिया ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल होता है, उसके लिए भी ये हुआ। अब इस सारे मामले के अंदर ज़ाहिर है गंदम भी एक इशू है और ख़ुराक हमारी का एक बुनियादी अंसर है, और जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इसको उतनी ही अहमियत और हैसियत जो है वो हासिल हो जाती है, क्योंकि गरीब आदमी का दारोमदार इसी के ऊपर है। ये वो सूरत हाल है, इस पर करेंगे बात। मेरे आज के मेहमान सीजन पॉलिटिशियन हैं, ज़राअत के शोबे को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, और ज़ाहिर है इस वक्त की जो सूरत हाल है उसको भी वो करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। मेरे आज के मेहमान सैयद फ़खर इमाम, वफाकी वज़ीर पाए नेशनल फूड सिक्योरिटी। फ़खर इमाम साहब, पहले तो ज़रा ये यूरिया का ही ये मसला जो है उसको देखें। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी ये मामला जो है वो उठा, और वहाँ पर भी ये शिकवा आया कि जी ये नहीं मिल रही है, और फिर जो बुनियादी कीमत है अगर आपने 2,168 रुपये कीमत रखी है तो 2,500, 3,000 और बाज़ जगहों के ऊपर तो 6,000 रुपये तक ब्लैक के अंदर मामला चला गया है। अब आप इस सारी मीटिंग्स में होते हैं, आपके बगैर ये मीटिंग नहीं करते, ये बताएं कि मसला क्या है। देखिए जी, जहाँ तक ज़राअत का ताल्लुक़ है, आपने कहा कि वो इसमें शायद बेहतरी नहीं आई। मैं समझता हूँ बेहतरी आई है। यकीनन हमने 4 फसलों में रिकॉर्ड प्रोडक्शन की है, गंदम में भी की थी इस दफ़ा 27.5 मिलियन टन। उसके बावजूद हमें इंपोर्ट भी कर रहे हैं 1.9 मिलियन टन। पर इसके साथ हमारी रिकॉर्ड प्रोडक्शन धान और राइस में हुई है, वो इतनी माशाल्लाह हुई है कि पिछले साल 27 लाख टन कैरी होकर हमारे पास तकरीबन 8 लाख टन पड़ी है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो हमारी, क्योंकि पिछले साल जो हमने एक्सपोर्ट की थी वो तकरीबन 36 लाख टन थी, उससे दुगनी हमारे पास वक्त एक्सपोर्ट के लिए पड़ी है। वो हम कर जाते हैं तो 4-4.5 अरब डॉलर की हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब चाइना जा रहे हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कल, और अगर चाइना जिससे हम बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं 16 अरब डॉलर की, हम उनको सिर्फ 2-2.5 अरब डॉलर देते हैं,
की चीज़ें दे सकते हैं। अगर ये एक्सपोर्ट हमारी हो जाती है चाइना तो ये एक बहुत खुशाइंद बात होगी कि हमारे पास वो बहुत वाफिर पड़ी है। तो आप कह रहे थे ख़ज़ा की, जी हाँ, एक तरफ तो है गंदम की शॉर्टेज थोड़ी सी है, पर उतनी नहीं है जितनी के पिछले साल थी। उससे पिछले साल 25.25 मिलियन टन थी, इस दफ़ा हमारी 27.5 मिलियन टन, तकरीबन 22 लाख टन पिछले साल से ज़्यादा थी। और फिर हमारी रिकॉर्ड प्रोडक्शन मकई में भी हुई है 8.8 मिलियन टन, वो भी एक रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख का है। और गन्ने का जो ये मौजूदा फसल जा रहा है ये भी 27 लाख टन 87 मिलियन टन शुगर केन का रिकॉर्ड प्रोडक्शन जारी है। कॉटन पिछले साल लो प्रोडक्शन थी, उससे हमने तकरीबन 2 मिलियन बेर ज़्यादा होगी, 7.1 मिलियन था, 9.1 मिलियन। जहाँ तक ये शॉर्टेज ऑफ यूरिया है इन द सेंस के हमारे पास इन्वेंट्रीज़ नहीं है, हमारे पास वाफिर नहीं है। और वो जब भी इस मुल्क में, जैसे पिछले साल आपने देखा हमारे पास जब गंदम कमी नहीं थी, स्टोर्स में थी और थी भी, पर ओवरऑल शॉर्टेज हो रही थी क्योंकि हम इंपोर्ट किया। पिछले साल हमने 22 लाख टन इंपोर्ट किए थी गंदम, पब्लिक सेक्टर में 14 लाख टन हमने प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर की तो गंदम का कुछ पता नहीं चला वो किस हद तक उसके साथ स्टेबल नहीं, पर जैसे हमारी अपनी गंदम आई, क्योंकि हमारे पास अपने भी स्टोर काफ़ी थे, तो वो फिर उस तरह स्टेबल होती गई। इस मरतबा जो यूरिया का इशू मेन यही बना कि हमारे पास उस किस्म की इन्वेंट्री नहीं थी, स्टोरेज वाफिर नहीं थी। अगर होती 3-1 लाख टन तो यकीनन ये खेल ना खेला जाता। हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, फ़खर इमाम साहब ज़रा इसको नहीं, मैं आपको इकोनॉमिक चीज़ें बताना चाह रहा हूँ ना कि लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड करता है मीट प्राइस को डायरेक्ट। तो जहाँ वो देखते हैं कि शॉर्टेज है, फिर यहाँ वो जो आपने बात की, हमारी जो ऑफिशियल कीमत मुकर्रर की है वो है 1768 रुपये पर बैग। अच्छा, अब मार्केट जो है वो देखती है और इंटरनेशनल प्राइस है 11,000, 5.5 गुना ज़्यादा। तो चंद आदमियों ने ये चीज़ शायद भांप ली होगी सितंबर या अक्टूबर में पहले कि ये कैफियत आने वाली है, और फिर हमारी जो प्रोडक्शन थी वो पिछले साल से तो ज़्यादा हुई। आपने ख़ुद फिगर दिया 6.3 मिलियन टन का, पिछले साल से तकरीबन 2.5-3 लाख टन ज़्यादा है। पर उसके बावजूद अच्छा, फिर एक और इशू बना जिसका डायरेक्टली यूरिया से बनता है कंपोनेंट के, DAP जो है वो 70% हम इंपोर्ट करते हैं, 30% हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। और वो DAP नीचे डालने के लिए होती है गंदम में, ख़ासतौर हर क्रॉप में उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल गंदम के क्रॉप में होता है, यूरिया का भी सबसे ज़्यादा, क्योंकि 37% जो हमारी टोटल काश्त का हिस्सा है, क्रॉप्स जिसको हम कहते हैं, वो गंदम वो एरिया टेकअप करती है। और वो जो DAP है उसकी कीमत बहुत आगे चली गई इंटरनेशनली, और यहाँ जब उसको हम कॉरलेट करके पर बैग डालते हैं अपने पास, वो 8,000 से लेकर 9,000 तक बिका। पिछले साल के मुकाबले में डबल हो गया। पिछले साल 3,500 से 4,000 पर बैग जा रहा था DAP का, वो 70% उसका इंटरनेशनल प्राइस से डायरेक्ट ताल्लुक है। तो वो यहाँ उसमें हमने फिर सब्सिडी भी दी, 8 अरब रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिए, 8 अरब रुपए उसमें, या कुछ वो पहुंच गया है काश्तकार के पास, कुछ नहीं पहुंचा, पाइपलाइन में वो है। अब वो हमने सहूलत फराहम करने की कोशिश की। यूरिया का जब वो ये DAP कम पड़ी, और कम पड़ी है, उसके फिगर जो है वो तकरीबन 12 से लेके 14% निस्बतन जो कि डलनी चाहिए थी, उसकी एक ही वजह है हाई प्राइस। कुछ चंद अफराद ने वो सब्सटीट्यूट भी शायद किया है यूरिया को, आप कह रहे थे ना ज़्यादा पड़ गई है थोड़ी सी, वो उस हद तक शायद थोड़ी सी पड़ी होगी, ज़्यादा नहीं, पर वो क्योंकि वो सस्ती थी निस्बतन जिसको मिल गई, ठीक है। वो मार्केट पोजीशन जैसे आपने कहा उतनी तो हाई नहीं है, पर यकीनन जो मेरी अपनी क्योंकि मैं घूमता रहता हूँ और हमारे ऑफिशियल फिगर्स भी आते हैं, मार्केट में कई जगह ये 2500-2600 रुपये तक भी गई है। मैं जो ज़्यादा पंजाब की बात कर रहा हूँ। और फिर कोशिश ये की गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कि इसको जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे वो ट्रक्स निकलते हैं, क्योंकि इसके आपके पास 4 मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं, जब वहाँ से ट्रक्स निकलते हैं कि वो जाकर और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में वो ख़ुद मॉनिटर करे। और जैसे हमारा एक माहौल है, मॉनिटर होती भी है, कुछ नहीं भी होती, जहाँ नहीं होती तो वो जैसे आपने मुझे एक ब्रेक लेना पड़ा फ़खर इमाम साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद।
6.3 मिलियन टन की प्रोडक्शन है, 6.5 मिलियन टन की डिमांड है, और हमें अफ़गानिस्तान भी नज़र आ रहा था, और फिर वो 30,000 टन का गैप भी था। अब ये जो स्मगलिंग का, अब फैक्टर्स पे मैं ज़रा आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। स्मगलिंग का जो फैक्टर है, क्या ये स्मगलिंग जो है, जाहिर है कि अगर एक ट्रॉला भी निकलता है तो वो उसका अंदाज़ा लगा रहे थे कि 7 मिलियन का उसके ऊपर प्रॉफिट बन जाता है। अब अगर ये स्मगलिंग का फैक्टर है तो बॉर्डर हमारे सारे बंद हैं, आपने बाड़ें लगाई हुई हैं, सारा कुछ किया हुआ है, तो ये फिर क्या हुकूमत इसको कंट्रोल नहीं कर सकती थी कि हमारे यहाँ इतना कोहराम ना मचता? गुजारिश ये है कि यकीनन कुछ स्मगल हुई होगी, मेरे पास तो कोई ऐसा फिगर नहीं है, पर जब भी हमने उन एजेंसीज़ के साथ जो कि होते हैं, मुख्तलिफ 3-4 एजेंसीज़ आपकी बॉर्डर पे काम करती हैं और उनका ताल्लुक भी वफाकी हुकूमत से है। हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि सितंबर में ही कुछ चंद लोगों ने ये चीज़ देखी हो कि इंटरनेशनली जो स्ट्रेटिजिकली वॉच करते हैं कि होगा, और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता शायद निकाली भी हो या निकालने की कोशिश, कुछ लोग तो पकड़े भी गए निस्बतन कम जो कि निकाल रहे थे, और ज़्यादातर ये दूसरे बॉर्डर्स जो हैं हमारे बलूचिस्तान के या KP के वहीं से जाती है। और पर देखिए ना, अफ़गानिस्तान को तो इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी निस्बतन काश्त बहुत कम है, फिर आगे जाती होगी, पर क्योंकि मार्जिन इतना ज़्यादा, जैसे मैंने कहा 1760 और 11,000 का, कि वो लोग रिस्क भी लेते हैं, फिर उनके वो आगे, आपको पता है जैसे एक हमारा कल्चर भी डेवलप हुआ है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसमें विंडफॉल प्रॉफिट बनाने के हर वक्त चक्कर में चंद होते हैं। जैसे पिछले साल उन्होंने गंदम के साथ किया था, 1400 यहाँ थी, काबुल में 2200 थी, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो निकाली, यकीनन कुछ तो निकली होगी, मैं नहीं कहता कितनी निकली, पर उसका फिर डायरेक्ट इम्पैक्ट यही हुआ जैसे आपने कहा कि फिर अंदरूने मुल्क भी वो 1768 की बजाय 2100, 2200, 2300 कुछ ना कुछ यकीनन गई है। उसको मैं क्योंकि मार्केट में जानता हूँ जी। अब आप कहेंगे देखें जी, ये गवर्नेंस इशू है, और गवर्नेंस जो ये है ऑन द ग्राउंड, सूबाई हुकूमतें हमारी वो कोशिश पूरी करती हैं, सो मच सो के अज खुद हम फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी पे इसको हम once or twice वीकली वॉच करते हैं कि ये चीज़ जो आप एग्जैक्टली वो कर रहे हैं कि किस तरह हम करें। ऑनलाइन होते हैं हमारे सूबाई हुकूमतें भी होती हैं, वफाक के लोग भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर अस खुद मेरे ख्याल में once a week मिनिमम इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा करते हैं। अब इसका दूसरा जो पार्ट है, देखिए गुजारिश ये है कि चलें, स्मगलिंग का मामला है, अफ़गानिस्तान की ऐसी सूरत हाल है, थोड़ी ज़रूरत होगी, मैं इस पर आगे दूसरी चीज़ों वहाँ से आगे भी जा सकती है। दूसरी चीज़ जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। अब ये भी गवर्नेंस का इशू आ जाता है। क्या फिर इसका मतलब ये समझा जाए कि हुकूमती रिट जो है वो कोलैप्स्ड है, कि वो इन चीज़ों को एडमिनिस्टर नहीं कर पा रही, कि जो हमारा किसान है, क्योंकि हमारी फूड सिक्योरिटी का मसला है फ़खर इमाम साहब, उसको जो है वो देखे और वो उस चीज़ को यकीनी बनाए कि मामला जो हैं वो सुधर सकें? नहीं, आपका पॉइंट तो बिल्कुल सवाल भी दुरुस्त है कि किस हद तक, और ये मैनिपुलेशन है मार्केट में, कि चंद आदमियों ने यकीनन ज़ख़ीरा अंदोज़ी की होगी, या ऐसे लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हैं और जिनको वो ख़ुद देते हैं मैन्युफैक्चरर्स, और वो फिर आगे जाके कोई ना कोई मैनिपुलेशन, क्योंकि वहीं होता है ना जी ये काम जहां आप उस चीज़ को छुपा लेते हैं फॉर द टाइम भी, कि उसका डिमांड तो है, काश्तकार ने तो डालनी है, वो जैसे भी है उसको चाहे थोड़े से पैसे ज़्यादा भी देने पड़े, यकीनन कि उसकी फिर पैदावार में कमी आ जाती है, वो नहीं चाहता पैदावार में कमी है, पर नुकसान काश्तकार का है, नुकसान कौम का है। अगर काश्तकार के चंद अफराद, ये जो चंद अफराद हैं, नहीं इसके एक मिनट, हमारे जो सूबाई हुकूमतें हैं जो हम साथ साथ देखते थे, उन्होंने बहुत से पर्चे किए, मेरे ख्याल है सैकड़ों पर्चे हुए, FIRs दर्ज हुई हैं। अब उनका क्या बनता है, किस तरीके से जैसे हमारा सिस्टम्स हैं कि वो उसका क्या किया जाए, ये नहीं है कि वो गाफिल है, ये ज़रूर है कि जो लोग ये कर रहे हैं वो कुछ लोग शायद उनके साथ। फ़खर इमाम साहब, आप इस सारी सिचुएशन को बहुत तवील अरसे से देख रहे हैं और बड़े करीब से देख रहे हैं, ये जितनी कार्टलाइजेशन है या जितना ये माफियापन है, ये बग़ैर हुकूमती कनेवेंस के तो नहीं चल सकता। नहीं देखिए ना, जो ये हमारे जिन लोगों का मैं नाम लेता हूँ, ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे बहुत से मुअज़्ज़ज़ लोग इस वक्त इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनके हाथ में जिम्मेदारी है, वो मैं नहीं समझता बिल्कुल
हो सकता है नीचे कुछ ऐसे लोग हों, वो तो अब इंसान नहीं कह सकता, क्योंकि ये काम कहीं ना कहीं तो ऐसा हो रहा है तिरछा, जहाँ से ये लोगों को जो ये जैसे आप कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, ये तो हुकूमत की कमज़ोरी नहीं वो है, पर ये किस हद तक नहीं, वो मैं समझता हूँ क्योंकि हमारे पास इन्वेंट्री नहीं थी, वो हमारे पास इन्वेंट्री होनी चाहिए थी, और हम हर वक्त स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की भी बात करते हैं। आज भी मैं अभी एक मीटिंग से निकल के आ रहा हूँ कि गंदम की हमारे पास कितनी रिजर्व होगी जब नया क्रॉप आएगा, और फिर हम अगले 12 में अभी से हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगले साल में यहाँ अगले 16 महीने में हमने गंदम के किस तरह ज़खायर रखने हैं, पूरे करने हैं, क्या हमारा डिमांड होगा कंट्री वाइड। उसमें हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व 2 मिलियन टन्स भी कैलकुलेट कर रहे हैं, 1.2 मिलियन गंदम के सीड के लिए भी कर रहे हैं अगले साल के क्रॉप के लिए। अभी हमने उसकी हार्वेस्ट भी नहीं की, उसकी हमने बर्दाश्त भी नहीं की, पर अभी से हम 16 महीने का उसके लिए चले हुए हैं। गंदम की मैं बात, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक क्रॉप है, इंसान हर आदमी यहाँ रोटी खाता है और उसका ये खुराक का एक मेजर हिस्सा है। इसलिए ये नहीं है कि हम गाफिल हैं, हमारी सोच उस तरफ हर वक्त चलती है। और अभी से हम क्यों आगे देख रहे हैं, क्योंकि हमें नज़र आता है कि शायद जिस तरह ये इतनी फर्टिलाइज़र नहीं पड़े गंदम इस फसल में जितनी होनी चाहिए थी, तो वो जो हमारा टारगेट है जो हमने पिछले साल एक रिकॉर्ड रखा था, आया कि उसमें हम थोड़े से, हमें एक खुशाइंद बात यह है कि 2 बारिशें वक्ती होगी अभी पिछले चंद हफ्तों में, और उसकी वजह से मेरा ख्याल में कुछ हमें फ़ायदा हुआ है। लेकिन एक और सवाल है इसमें कि अगर यूरिया की यही किल्लत इसी तरीके से चलती है तो खरीफ की फसल तो है ही है, फॉलोड बाय गन्ना, फिर दालें, तो आपको लगता है ये साइकिल चलेगा और हमें इसमें मुश्किल हो? नहीं, देखें जी, अगर हमारे कारखाने चलते रहे, अगर हमारे कारखाने मैन्युफैक्चरर्स, ये जो 4 मेजर हमारे हैं मैन्युफैक्चरर्स, ये चलते रहे, तो फिर जो सबसे मुश्किल वक्त था वो दिसंबर और जनवरी का था, जो गुजर चुका। पिछले 2 माह पीक के होते हैं फर्टिलाइज़र कंजम्पशन के, वो 2 हमारे पीक के होते हैं। अगर आप 12 महीने लें तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल गंदम में ही होती है, खाद तकरीबन 35 से 40% टोटल। अब 3 फसल आ रहे हैं फौरी तौर, ये जिसको हम अगेती कहते हैं, मकई, ये यकम इस महीने से शुरू हो जाती है। फिर हमारा 2-3 हफ्ते के बाद ये फसल शुरू हो जाएगा गन्ने का एंड ऑफ फरवरी मार्च। दालें तो साथ साथ चलती हैं, वो हमारे मेजर क्रॉप नहीं। तीसरा, अर्ली कॉटन भी इस दफ़ा आएगी, क्योंकि पिछली दफ़ा हमने रकबा बहुत कम हो गया हमारा कॉटन का, इस हद तक कि सिर्फ 32 लाख एकड़ काश थी हमारे इसमें पंजाब में, जहाँ टारगेट था 40 लाख का। क्योंकि लोग पिछले साल वो इतनी ज़्यादा डैमेज किया पिंक बोलवर्म में, वाइट फ्लाई ने, 2 कीड़ों ने, कि लोग तकरीबन इससे बहुत खौफज़दा हो गए कि हमें उसमें मार्जिन ऑफ प्रॉफिट या नेगेटिव था या बहुत कम था। इस दफ़ा क्योंकि वर्ल्ड प्राइसेस थी, पहली दफ़ा हमने 8 साल के बाद सपोर्ट इंटरवेंशन प्राइस 5000 पर केजी की। पिछले साल मैंने कोशिश की थी 4200 के ऊपर, नहीं माने थे मेरे साथ। इस दफ़ा हम कामयाब हो गए, और हमारे इसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत, मेरा ख्याल में मेरे साथ मिलकर रोल अदा किया कि कम से कम हम काश्तकार को एक फेयर रिटर्न दें। हमारा तो थीसिस ही है, और यही मेरा ख्याल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो हर वक्त कहते हैं जी हम ज़रूरी पेशा लोगों को बहुत अहमियत देना चाहते हैं, यकीनन। तो यही तरीक़ेकार होते हैं कि उसकी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फेयर, उसकी वजह से फिर इंटरनेशनल प्राइस, रिकॉर्ड इंटरनेशनल प्राइस गई है कॉटन की बड़े सालों के बाद, और फिर काश्तकार को मुआवजा निस्बतन बेहतर मिला। अब हमारे काश्तकार, और इसके ऊपर हम एक हफ़्ता पहले हमने करनी थी, पर हमारे कोविड में हमारे कुछ लोग मुब्तला हो गए, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ हमें एपेक्स कॉटन की कर रहे हैं मीटिंग, कि हम एक फॉरवर्ड डायरेक्शन देना चाहते हैं अभी से, यानी कि जब वक्त आए उससे 2-3 माह पहले जो मेन कॉटन, कुछ कॉटन अब लगेगी बहुत कम 3 to 5%, मेन कॉटन आपकी आती है अप्रैल में सिंध में, और फिर पंजाब में अप्रैल मई। तो हमारी अभी से वो थ्रस्ट है, क्योंकि कॉटन का बहुत फ़र्क पड़ता है। 1 मिलियन बेल, 10 लाख बेल का 100 अरब रुपए का कौम को फ़ायदा है पाकिस्तान को। इस दफ़ा जो 2 मिलियन बेल हमने इंक्रीज़ की है कॉटन की, उसकी 200 अरब रुपए का डायरेक्ट फ़ायदा। अच्छा, अब एक और सवाल है, फिर मैंने आगे बढ़ना है वो इस हवाले से कि देखें पाकिस्तान का ये तो बताए ना कि जो काबिल काश रकबा है वो तो बड़ा नहीं है,
वो नहीं, गुजारिश ये है कि आप यूरिया की जो कंजप्शन है वो ये क्या फैक्टर, ये अफगानिस्तान का फैक्टर हमें हर तरफ से तंग कर रहा है? नहीं, उसमें 2-3 पहलू हैं। उसमें ये भी है कि यूरिया का इस्तेमाल थोड़ा सा इसने सब्स्टिट्यूट किया है डीएपी, जो हम, क्योंकि उसकी तो कीमत 8 से 9 हज़ार बोरी है। नहीं, 9 हज़ार पे पहुंची है, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा पे बाज़ जगह पे दे रहे हैं। 8 से 9 हज़ार एवरेज गई है ना पिछले 2-3 माह से, मैं वो रेंज बता रहा हूँ। तो कुछ लोगों ने यूरिया डाली एज ए सब्स्टिट्यूट क्योंकि वो कम कीमत की है। दूसरा, हालांकि वो सब्स्टिट्यूट नहीं है फॉस्फेटिक की, बिल्कुल नहीं, पर वो कुछ लोगों का जहन होता है कि चलो ये खाद नहीं तो ये खाद। अच्छा, ये एक फैक्टर था। दूसरा ये था कि जैसे कहा आपने, मैनिपुलेशन, होर्डिंग कह लें, और फिर चंद अफराद शायद निकाल गए हों, पहले निकाल गए हों ज़्यादा, इन आउटसाइड द कंट्री। और फिर चौथा फैक्टर ये है कि हमारी जो वो इन्वेंट्री है वो की फैक्टर है। अगर हमारे पास 2.5-3 लाख टन इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी होती तो यकीनन ये मैनिपुलेशन जो होती करते चंद अफराद पर वो बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये 4 फैक्टर हैं जिसने हमारा इसको अफेक्ट किया है, यूरिया की जो इस्तेमाल, और फिर ये जो मैनिपुलेटर्स हैं पीछे जिनको आप होर्डर्स कहते हैं या ज़ख़ीरा अंदोज़ जो लोग करते हैं, उससे हमें हुआ। और आप दूसरी तरफ ये भी देखें ना कि इंटरनेशनली किस तरीके से हमने कोप किया है। कोविड पड़ा। फ़खर इमाम से वापस आता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वो तो है, मिलते हैं इस वक्त कि जाहिर है जो पंजाब है, अब मैं जो ख़दशा जो है वो ये है कि जी राशनिंग कर दी गई है। वो किसान कह रहे हैं जी एक आईडी कार्ड के ऊपर आपको 1 या 2 बोरियां मिलती हैं, अगर 10 एकड़ का रकबा है तो वो तो उसको पूरी नहीं पड़ती है। तो ये फसल आपकी इफ़ेक्ट होगी, मैं जो जानना चाह रहा हूँ, और उसके साथ साथ जो फॉलोड बाय अदर बाकी फसलें हैं वो भी इतनी ही इफ़ेक्ट होंगी? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा टारगेट है इस साल गंदम का, जो हमने सितंबर या अक्टूबर में रखा था, हमारे सूबे सारे आते हैं, इस साल में 2 दफ़ा एक्सरसाइज होती है, और उसमें जो हमने ये हमारा जो था टारगेट गंदम का वो 28.9 मिलियन टन था। पंजाब का उसमें 21.9 मिलियन टन हमने रखा था टारगेट। बाकी सूबों का 4.2 मिलियन था सिंध का, और बाकी दोनों सूबों को मिला के 28.9 मिलियन टन। ये मौजूदा फसल जा रहा है, जिसकी अगले मार्च की आखिर में सिंध में हार्वेस्ट शुरू जाएगी, और पहले हफ्ते में अप्रैल में हमारी पंजाब का उसमें टारगेट जो है वो तकरीबन 77% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। तो इसका मेन तो पंजाब में ही मुश्किल आई हुई नहीं, हर जगह थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। पर मेरा अपना असेसमेंट ये है कि हमारे पास फरवरी के 2-3 हफ्ते में क्रॉप जो होती है रिपोर्टिंग सर्वे सिस्टम, वो कैलकुलेट करती है हमारी कि एस्टिमेटेड प्रोडक्शन क्या है। अभी नहीं कर रही क्योंकि अभी वो दाना उस तरह आई नहीं उसकी हाइट। तो जैसे ही वो होगा 2-3 हफ्ते के बाद हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इस रेंज में हमारी आ रही है। मिसाल के तौर पर अगर हमारी जो ये टोटल वीट की है, जैसे आप कह रहे थे 22.4 मिलियन एकड़ टोटल है, उसमें पंजाब की 16.25 पहले तो ये था कि हमारा ख्याल, पंजाब का ख्याल था कि वो 5 लाख एकड़ शायद ज़्यादा काश्त कर पाएंगे, नहीं कर पाए। उसकी जो भी वजूहात थी, एक पानी की भी होती है। तो वो हमें देखना ये है कि किस हद तक पंजाब का जो टारगेट है वो निस्बतन कम होगा। हमारा अपना असेसमेंट यह है कुछ लोगों का कि ये जो 2 बारिशें आई हैं इसने तो हमें कुछ काफ़ी हद तक रिलीफ दिया, पर वो जो इनपुट कम हुई है फॉस्फेटिक काम है, उस प्रोडक्शन पे असर आएगा, यकीनन आएगा, पर वो देखना कितना आएगा। अब इसमें अभी तक गेस्टिमेट चल रहे हैं सारे, कोई कहेगा 2%, कोई कहेगा 3%, कोई कहेगा 4%, पर उसका फ़र्क ये पड़ेगा क्योंकि अगर 1% भी होता है तो वो 2.9 मिलियन का उसका फ़र्क तकरीबन 2 लाख टन के करीब पड़ जाता है। तो वो यही एस्टिमेट के लिए हम इंतज़ार, इसीलिए आज हमने मीटिंग की हुई थी। अब फ़खर इमाम साहब, एक और समझ में नहीं आता, एक तरफ रिकॉर्ड फसल की बात की जाती है गंदम, नहीं रिकॉर्ड तो हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ दरामद करने भी बैठ जाते हैं। दरामद नहीं ना, दरामद इसलिए कि आपकी आबादी की भी तो आप एक न्यूजीलैंड ऐड कर रहे हैं, उसकी कभी बात नहीं करते आप। 50 लाख आपकी आबादी बढ़ रही है हर साल, हम उसकी बात ही नहीं करते। एक सिंगापुर साल में हम बढ़ा रहे हैं,
माजरत से मैं बात कर रहा हूँ, ये भी तो एक फैक्ट है। फिर आप जब ज़रब देते हैं 232 मिलियन की भी ले 2 साल अगर 220 मिलियन हमारी आबादी है, हम तो उसमें फैक्टर भी बढ़ा के करते हैं, और उसको जब हम ज़रब देते हैं 115 kg के साथ पर हेड, उसमें बच्चे और सारों को एक ही लॉ ऑफ एवरेजेस में डाल के, तो फिर हमारे तकरीबन 26.5 मिलियन टन, फिर 1.2 मिलियन टन उसमें हम सीड का फैक्टर डालते हैं, वेस्ट का 0.3 मिलियन डालते हैं, 2 मिलियन हम उसका रिजर्व का डालते हैं, वो सारा ऐड अप करके वो ऐड अप करके मतलब है कि हमारे पास हमारे अपने इस्तेमाल के लिए तो गंदम होनी चाहिए, तकरीबन है ना जी। अब इतना मतलब है कि लेकिन देखें पहले उसकी देखें ना, हमने उसमें बढ़ाया, हमने काश्त की उसमें कीमत भी कुछ हद तक हम तो चाहते थे कि ज़्यादा हो, फिर हमारे कुछ साथी नहीं चाह रहे थे, वो एक और इशू है। लार्जर हमारा जो स्ट्रेटेजिक है प्लान, वो यही है कि इन 4 क्रॉप्स में हम जितना हद जा सकते हैं। मेरे पास चूँकि टाइम बड़ा थोड़ा है फ़खर इमाम साहब, लेकिन उसके बावजूद जो आटा है ये एक बुनियादी इंग्रेडिएंट है। बिल्कुल नहीं मैं तो सब बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, लेकिन अगर वो जो आप सरकारी रेट का जिसका बड़ा जिक्र होता है, मैं एक्चुअली जानना चाहता हूं कि ये रेट आते कहां से हैं, इसलिए कि मैं खुद ज़ाती तौर पर चक्की से अगर आटा लेता हूं तो 1800 रुपये का 20 kg का थैला मिलता है। ये जो 800 रुपये वाला है और 850 की बात होती है, बोल तो ये दस्तयाब नहीं है, और जो दस्तयाब है वो इतनी बुरी क्वालिटी का है फ़खर इमाम साहब कि कोई शरीफ आदमी जो है वो क्या मतलब मैं बताता हूँ ना, देखिए हमारे पास हमारे पास पूरे 2 मिनट दे रहा हूँ इसका जवाब। नहीं, पाकिस्तान का जो ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स है वो प्लानिंग कमीशन का एक इदारा है, वो एक उन्होंने साइंटिफिक तरीके से अपने बनाए हुए मॉडल्स, जहाँ के वो जाते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, शहरों में, छोटे शहरों में, और वो जाके इसकी असेसमेंट करते हैं, वो लेकर आते हैं, और उसकी फिर हर हफ्ते बाकायदगी के साथ हम मीटिंग करते हैं कि कौन सी चीज़ बढ़ गई है, कौन 17 जो हमारे एसेंशियल आइटम्स हैं, हर हफ्ते हम बैठ के उस पर अभी आज भी इसी के ऊपर मीटिंग हो रही, उसमें जो फिगर हमें दिया जाता है। और अगर आप जाएँ, पंजाब की जो एवरेज है 20 kg की, आपने आटे की बात, वो 1100 है, उसके निस्बतन कराची में 1400 है, KP में भी ज़्यादा है, और फिर थोड़े से KP में भी 1100 आ रहा था, और बलूचिस्तान में ज़्यादा है। अब आप कहते हैं मैं चक्की से लेकर आता हूँ और उसकी निस्बतन ज़्यादा हो सकता है, जो आप क्योंकि आप तो खुद जाकर लेके क्या नहीं, अब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो मार्जिन वो इतना दिखा रहे हैं, क्योंकि जो गंदम मिलती है मार्केट में, वो भी आपको अब तो रिलीज़ भी कर रही है सरकार। ये हम तकरीबन 35 से 40 हज़ार टन डेली 5 दफ़ा रिलीज़ होती है एट सब्सिडाइज रेट, वो है 1950, तो वो कंट्रोल प्राइस पे दिया जा रहा है। फिर पिछले साल तो इनको ख़रीदा ही कुछ नहीं था प्राइवेट जो आपके हैं ये फ्लावर मिल वाले, इस दफ़ा उनके पास अब भी जो फिगर है कल मेरे पास 5 लाख टन प्राइवेट सेक्टर के पास अभी भी ये गंदम पड़ी है, उनके अपने फिगर है, मेरे नहीं, फ्लावर मिल्स वाले जो देते हैं हुकूमत को, और ज़्यादातर ये पंजाब के पास ही है। तो मकसद मुझे ये नहीं आता, हो सकता है जो आप बिल्कुल बात कर रहे हो कि चक्की, असल में यहाँ पे फ़खर इमाम साहब, मेरा चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन आपसे जितनी गुफ्तगू हुई है उसमें से जो चीज़ उभर कर सामने आ रही है ना, जो क्रक्स ऑफ द मैटर है, वो ये है कि गवर्नेंस का इशू बड़ा शदीद है, और वो प्रॉब्लम जो है वो शेडो कर रहा है हर चीज़ को। उसमें सिर्फ एक चीज़ है कि मैं समझता हूँ चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत यकीनन है वफाक की तरफ से, और जो हमारे सीनियर ऑफिशल्स जो जिनके साथ हमारा हर वक्त इस पे चलता है, हर हफ्ते कई दफ़ा 2 मरतबा हफ्ते में हमारी हर वक्त ये कोशिश है कि उसको किसी तरह किया जाए। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया सैयद फ़खर इमाम साहब। नाज़रीन, ये थे सैयद फ़खर इमाम, वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।